जब से मामला बिगड़ा है शिवसेना के साथ, तब से आपकी मशीनरी बन गई है। जवाब दीजिए। देखिए, मैं कह रहा हूं व्यक्तिगत टीका टिप्पणी की बजाय अगर प्रियंका जी तथ्यात्मक बात का जवाब देती तो बेटर होता है। संजय राउत ने यह नहीं कहा था कि संसद का सत्र चल रहा है, उन्होंने कहा था मैं उपराष्ट्रपति चुनाव में व्यस्त हूं। मुझे ये जवाब दीजिए, उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन सा ऐसा कार्य है, कौन सी ऐसी भूमिका है कि वो ईडी का उत्तर देने का भी समय नहीं। अरे भाई, कोई ना तो कोई पब्लिक का चुनाव है कि जाके आपको कैंपेनिंग करनी है, सुबह से शाम तक आप चुनावी रैली करनी है, ना वो करना है। ये तो उपराष्ट्रपति का नामांकन हो गया, आप केवल वोटिंग करनी, इसके अलावा किसी सांसद का कोई रोल ही नहीं है। तो बजाय व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करने की इस बात का जवाब देती, अगर आप उपराष्ट्रपति के चुनाव में मैं व्यस्त हूं इसलिए जवाब नहीं देने की स्थिति में हूं, यह दर्शाता है कि यह बचाव के लिए किया जा रहा है, यह कहीं ना कहीं बचने का प्रयास है। यह तथ्यात्मक जवाब नहीं था, इसलिए ऐसा आभास लगा। और एक नहीं था, कई मौकों के ऊपर पिछले दिनों में कई बार ऐसा है। हाँ, कन्विक्शन रेट, कन्विक्शन रेट पे हम बता रहे हैं। देखिए, जो पीएमएलए होता है, मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि उसमें कन्विक्शन में समय लगता है। यदि इस प्रकार की बात कोई सांसद करे तो उससे पूछना चाहता हूं, देश में क्रिमिनल में कन्विक्शन रेट कितना है? सिर्फ 2% लोग हैं जेल में जो कन्विक्टेड हो गए, 98% अंडर ट्रायल है। तो आपके हिसाब से सारे अपराधों के बंद कर देने चाहिए। बार न्यायिक प्रक्रिया इतना लंबा समय लेती है। मैं कई बार पहले बोल चुका हूं, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की हत्या प्रधानमंत्री आवास के अंदर सरेआम गोली मार के हुई थी। कितने महीने हुआ था कन्विक्शन? 10 साल लगे थे कन्विक्शन होने, क्योंकि वह न्यायिक प्रक्रिया की एक लंबी बात है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जो ये बात है, अगर ईडी रिकवरी न कर पाए, आपको कोर्ट से राहत मिल जाती है, मान लेते। एक नहीं अनेक मौके पर हुआ है जहां पे जैसे हम लोगों के खिलाफ झूठे हिंदू आतंकवाद के केस लगाए थे, एक की भी चार्जशीट नहीं फाइल करता, और जो चार्जशीट फाइल करने की कोशिश की वो औंधे मुंह गिरी जाके कोर्ट में। पर आज तक क्या ईडी के विरुद्ध ये जाकर कोर्ट से कोई राहत पा पाए हैं? ईडी ने रिकवरी की है, 67,000 करोड़ रुपए की संपत्ति की रिकवरी की है। अभी आपने देखा बंगाल में भी रिकवरी हुई है। अब जब रिकवरी हो रही है, तथ्य सामने है और कोर्ट ने भी पक्ष में बोला है, तब इस प्रकार के आधार लेना मुझे लगता है यह तथ्यात्मक नहीं है, यह आधारी है। ठीक है, इसका भी जवाब दीजिएगा। अब मैं वो बैंक के जो ट्रांजैक्शंस हैं उस पर प्रियंका जी आपकी राय जानना चाहती हूं, क्योंकि आप उनको डिफेंड करने बैठी हैं। तो आप कैसे डिफेंड करेंगी कि साल 2009 में, यानी ठीक 2 साल बाद, जब पात्रा चौल के रीडेवलपमेंट का काम मिला था प्रवीण राउत को, उसके बाद साल 2009 में प्रवीण राउत के अकाउंट से वर्षा राउत के अकाउंट में, जो कि संजय राउत की पत्नी है, 55 लाख रुपए जाते हैं। 2011 में संजय राउत 29.5 लाख इन्वेस्ट करते हैं उनकी 2 कंपनियों में, और 1 महीने बाद, फुल स्क्रीन ग्राफिक्स पर दिखाइए, 2009 में जो आरोप है उसके मुताबिक 55 लाख रुपए जिससे फ्लैट खरीदा गया। अगला दिखाइए, 2011 में संजय राउत 29.5 लाख प्रियंका जी प्रवीण राउत के फर्म में निवेश करते हैं, और ठीक 1 महीने बाद कौन सी जादू की छड़ी में चलती है कि 1 महीने के अंदर उन्हें 29.5 लाख प्लस 37.5 लाख का फायदा भी मिल जाता है 1 महीने के अंदर। उसके बाद अगले ट्रांजैक्शन पर आइए। 2011 में संजय राउत की पत्नी, जिनकी कंपनी है अवनी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अवनी इंफ्रास्ट्रक्चर 5,625 रुपए इन्वेस्ट करती है, और उन्हें मिलता है रिटर्न में 13 लाख रुपए, लगभग 13,94,000 रुपए। कुल मिलाकर 1,06,00,000 फायदा प्रवीण राउत ने संजय राउत को पहुंचाया था। ये आरोप है कि प्रवीण राउत हो, संजय राउत हो, राकेश वधावन एचडीआईएल के, सारन वधावल एचडीआईएल के, चारों ने कॉन्स्पिरेसी रची। 672 लोगों को चौल की जगह उनका घर नहीं मिला, उनको चीट किया गया, उनके साथ धोखा हुआ। 112 करोड़ का फायदा प्रवीण राउत को हुआ, 1,06,00,000 का फायदा संजय राउत को हुआ। फ्रंट मैन था संजय राउत। माडा से अप्रूवल दिलाना हो रीडेवलपमेंट का या खाली कराना हो चौल को, इन सब में संजय राउत की भूमिका थी। यह आरोप है। इन आरोपों को आप कैसे डिफेंड करेंगी? बैंक ट्रांजैक्शंस को कैसे डिफेंड करेंगे? सबसे पहले जो आपने पहला चार्ज लगाया 55 लाख का, प्रवीण राउत जी ने मिसेस राउत को ये 55 लाख दिए। 55 लाख क्या खैरात दी? उन्होंने लोन दिया है, बकायदा लोन है, और लोन का पे ऑफ भी हुआ है। पहली बात ईडी की जांच के बाद। दूसरी बात आपने कही उन्होंने इन्वेस्ट किया 29। अरे प्लीज एक सेकेंड, मुझे बोल लेने दीजिए ना। आपने सवाल बहुत सारे एक के बाद एक पूछे हैं।
आप मुझसे काउंटर क्वेश्चन कर लीजिएगा। दूसरा आपने पूछा 29.5 लाख 37 लाख कैसे मिला। आजकल क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी है, क्रिप्टो करेंसी में अगर कोई इन्वेस्ट करता है उनको 2000% का भी रिटर्न मिल रहा है, 3000% का भी मिल रहा है, उस पर टैक्स दे देते हैं लोग। टैक्स दे रहे हैं ना, टैक्स का अभी कंपोनेंट लाई हैं निर्मला जी, तो कभी कभी रिटर्न्स पड़ते हैं। स्टॉक मार्केट में लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं? आज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं? प्राइवेट बिल्डर्स हों उन पे क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि इनके रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होते हैं, रिस्की होते हैं पर रेट ऑफ रिटर्न हाई होते हैं। तो अगर आप इसको भी कहने लग जाएंगे तो आज एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट कहाँ करे? इसमें फिक्स डिपॉजिट में करे जहाँ पे 4% ये लोग दे रहे हैं, पीपीएफ में करे जहाँ पे शायद 4% से ज्यादा भी हो गया है, कम हो गया है। तो आप मुझे बताइए, स्टॉक मार्केट में करना बंद कर दें। अगर मैं 100 रुपए स्टॉक मार्केट में डालती हूँ, रातों रात वो स्टॉक 1000 रुपए का हो जाता है, तो दोष मेरा हो जाएगा। सेकंड, अब तीसरी बात आपने कही, 112 करोड़ का फायदा प्रवीण राउत जी नहीं, को 5000 का इन्वेस्टमेंट भी एक था। 5000 के इन्वेस्टमेंट पर 13 लाख का रिटर्न मिला वर्षा राउत को। हाँ, 5000 के इन्वेस्टमेंट पे 13 लाख का उनको रिटर्न मिला। कब मिला, क्या मिला, किस उसमें मिला, ये मैं इस पे, बिकॉज आई डू नॉट हैव मच इन्फॉर्मेशन, इस पे मैं जानकारी नहीं दे पाऊंगी। बट आई एम वेरी सर्टेन जो क्वेश्चन आप मुझ पे दाग रही हैं वो ईडी ऑलरेडी संजय राउत जी से पूछ चुके हैं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि सुनील राउत जी जो उनके भाई हैं, उन्होंने बकायदा ये तक कहा कि सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एविडेंस कल हमारे 7 से 7:30 बजे से लेकर रात तक, पर उनमें से एक चीज हमसे नहीं मांगी गई। और अब कह रहे हैं कोऑपरेशन नहीं हो रहा है। तो या तो हमने जो जवाब दिए हैं, जवाब आपको सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहे हैं तो आप कार्रवाई करें। पर अब इस बेसिस पे कि करप्शन हुआ है, ऑन द बेसिस वे इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं, आई थिंक दैट वुड बी एक्सट्रीमली डिस्करेजिंग फॉर इन्वेस्टर्स इन इंडिया। तो वो लोग इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें तो करें क्या? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर इन्वेस्ट करने लग जाए, अगर उसमें दिक्कत होने लग जाए, और अगर हो सकता है उन्हें पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स में नहीं दिखाया, ये भी सच नहीं है, बाकायदा पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स में उनकी बैलेंस शीट दिखा रही है ये सारे ट्रांजैक्शंस। ठीक है, आज अगर कोई विंडफॉल गेन्स लैंड सेल से हो जाए तो ये करप्शन हो गया। ठीक है, आपने बाकी का जो भी जवाब दिया वो तो खैर आगे ईडी ले जाएगी, लेकिन एक सामान्य ज्ञान का सवाल है और वो ये है कि ये 55 लाख वर्षा राउत ने माधुरी राउत यानी उनकी पत्नी को ईडी की जांच शुरू होने के बाद क्यों रिटर्न किया? वो लोन पहले से लिया हुआ था, 2009 का लोन था, और जैसे ही ईडी की जांच शुरू होती है वो पैसा रिटर्न करती है। तो उसमें अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग ये हो रही होगी कि इमीडिएटली रिटर्न नहीं करना है, जब उनको सहूलियत हो तब रिटर्न करना है, अगर वो एक ईडी का दायरा बन जाए टू स्टार्ट कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर दें, उसको करप्शन घोषित करने लग जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बकायदा उनकी बैलेंस शीट में वो लोन दिख रहा है।